हाँ, अच्छा बेटा एक तो मुझे बताइएगा कि लास्ट टॉपिक आप लोगों ने क्या पढ़ा था? बल्कि सॉरी हम पास्ट पेपर्स कर रहे थे। अच्छा पास्ट पेपर्स से पहले हमने बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन शुरू किया था, कुछ पढ़ा था? जी बेटा, मोज़ेक फ्लूइड पढ़ा था। अच्छा, ठीक है। तो मोज़ेक फ्लूइड के अंदर आप लोगों ने फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स और रूल्स फॉर चार्ज एंड अनचार्ज पार्टिकल्स ये सारे पढ़े थे? परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन किससे से ताल्लुक रखती हैं? ये डिस्कस किया था हमने? नो सर, सिर्फ टॉपिक स्टार्ट किया था। अरे यार तुम लोग काफ़ी पीछे हो। तुम लोगों का एग्ज़ाम हो गया क्या? पेपर? नो सर, नेक्स्ट वीक। तो तुम लोगों ने कहा था कि 2 क्लासेस है सिर्फ, उसमें हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पढ़ते हैं। इसलिए मैंने वो सर 2 दो क्लासेस क्लासेस रहती थी इस वीक से पहले, तो हमने बोला कि उन 2 क्लासेस में हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के पास्ट पेपर्स कर लेते हैं और उसके बाद इस वीक हम लोग जो है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को स्टार्ट कर देंगे ताकि सिलेबस भी पीछे ना रहे ज़्यादा और हमारा पास्ट पेपर्स भी कवर हो। अच्छा चलो, चलिए ठीक है। चलिए मैं पे आपके साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू एंड वी आर also going to start the recording as well. So let me just share my screen with you. Yes, so let me share and we are going now here. Yes, biological membranes. तो बेटा ये हमने पढ़ा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, आप लोगों से डिस्कस किया था पिछले क्लास के अंदर और ये मॉलिक्यूल्स मैंने बताया था कि चूँकि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर अगर आप देखें तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स ऊपर-नीचे नज़र आ रहे हैं, दे कैन फ्लो फ्रीली, दे कैन मूव फ्रीली विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर, इवन दे कैन मूव विदिन देयर मोनोलेयर। मोनोलेयर का मतलब है ऊपर वाली लेयर या फिर नीचे वाली लेयर, इसके अंदर वो फ्री मूव कर सकते हैं। और बाकी प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो स्पिनिंग मूवमेंट करते हैं। इस पैटर्न को कहते हैं मोज़ेक और मेम्ब्रेन का जो स्टेटस है वो है फ्लूइड क्योंकि मेम्ब्रेन जो है वो सॉलिड फॉर्म नहीं है। अच्छा, चलिए अब इन मॉलिक्यूल्स को ज़रा तरतीब से पढ़ेंगे वन बाय वन। तो लेकिन इससे पहले एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा था मेम्ब्रेन में आई थिंक सो इट्स हियर। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को अगर आप थोड़ा पढ़ लें। The structure of biological membrane is considered as fluid mosaic model. It is fluid because of random movement of phospholipid molecules in their monolayer as well as protein molecules in the phospholipid bilayer. दोनों move कर रहे होते हैं. Both types of molecule move freely with respect to one another. Protein molecules show some spinning movement while other shows ping pong movement. Ping pong movement क्या होती है? ये भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि ping pong movement क्या होती है in the phospholipid bilayer. So the membrane shows diversity in the type of molecules present and their movement. And this pattern of molecular arrangement is called mosaic pattern. तो चलिए अब इस मेम्ब्रेन के अंदर तरतीब से चीजें पढ़ते हैं, क्या-क्या चीजें हैं। तो सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन बेटा मेम्ब्रेन के अंदर किस चीज की आप लोगों को नजर आ रही है? कौन सा मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है प्रोपोर्शन में? जल्दी जवाब दें। जी जहां से फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड। तो हम तरतीब से शुरू कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा है पहले उसकी बात करते हैं। फॉस्फोलिपिड की डिटेल पढ़ते हैं कि फॉस्फोलिपिड किस तरह रिस्पॉन्स करते हैं। सो फॉस्फोलिपिड, the important molecular constituents of the plasma membrane and their role can be summarized as follow. So phospholipids हम start लेते हैं. It occupies major portion of the membrane, making phospholipid bilayer where the phospholipid molecules are arranged in the two layers in such a way that the hydrophilic heads are present on both sides of the membrane while the hydrophobic tails of the fatty acid molecules form the interior of the membrane. So बात समझ में आनी चाहिए क्या है?
It occupies a major portion of the membrane, making phospholipid bilayer, where the phospholipid molecules are arranged in two layers. किस तरह? ये दोनों किनारों की तरफ इनके हेड होते हैं और इंटीरियर जो है वो टेल से बना होता है। तो ये हेड है, ये हेड है और ये इंटीरियर है जो कि फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है। आई मीन इंटीरियर जो है ये क्या होगा? हाइड्रोफोबिक होगा क्योंकि ये फैटी एसिड है, और किनारे दोनों क्या होंगे? हाइड्रोफिलिक होंगे, वाटर को अट्रैक्ट करने वाले। अच्छा फिर, अच्छा जी क्या होगा? The phospholipid bilayer allow fat soluble particle. Fat soluble particle का मतलब होते हैं नॉन पोलर, जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि फैटी एसिड जो है उन पे भी चार्ज नहीं होता, नॉन पोलर होते हैं, इसलिए वो पोलर पार्टिकल, नॉन पोलर पार्टिकल को अलाउ करेगी कि वो जाए टू पास थ्रू, हाउएवर प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ वाटर सोलुबल और पोलर मॉलिक्यूल। मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ इस फॉस्फोलिपिड की बात करते हैं तो यहाँ से जो चार्ज पार्टिकल होगा वो शायद यहाँ तो इन हो जाएगा, क्योंकि इसके हेड क्या है? चार्ज है, पोलर है, यहाँ तो इन हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर पोर्शन क्या है? नॉन पोलर है, इसलिए वो पार्टिकल यहाँ से पास नहीं हो सकेगा, इसको ये प्रिवेंट करेगा। लेकिन अगर पोलर मॉलिक्यूल की बात करें, नॉन पोलर की बात करते हैं, जो अनचार्ज हो, वो यहाँ से तो बहुत आसानी से पास होगा बड़े पोर्शन से। अलबत्ता उसके लिए ये बैरियर होगा क्योंकि ये नॉन पोलर है। लेकिन इसके बावजूद अगर नॉन पोलर पार्टिकल है वो यहाँ से पास हो सकता है क्योंकि मेम्ब्रेन का ज्यादातर हिस्सा नॉन पोलर है। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस हैं, वो रूल्स हैं, जो पोलर के लिए अलग रूल हैं और नॉन पोलर के लिए अलग रूल्स हैं। पोलर के लिए और नॉन पोलर के लिए अलग-अलग रूल्स हैं, और वो रूल्स क्या हैं वो मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर में शेयर करता हूँ। ठीक है? तो पहले हम बात करते हैं रूल्स फॉर डिफ्यूजन ऑफ चार्ज पार्टिकल। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो यहाँ से पास होना चाहते हैं तो वो पास होगा या नहीं होगा? जहाँ से, अगर वो इस जगह से गुजरना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से पास होगा या नहीं होगा, अगर वो फॉस्फोलिपिड से पास कराना चाहे? जी? सर फॉस्फोलिपिड हेड से तो पास हो जाएगा, लेकिन अंदर सारा हाइड्रोफोबिक एरिया है तो वहां से पास नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज पार्टिकल का गुजरना मेम्ब्रेन से मुश्किल होगा या आसान होगा? मेम्ब्रेन से नहीं, फॉस्फोलिपिड से, सॉरी, फॉस्फोलिपिड से गुजरना आसान होगा या मुश्किल होगा? सर मुश्किल होगा। मुश्किल होगा। इसके लिए दो कंडीशन है जिसके ऊपर हम अभी बात करेंगे कि वो कौन सी कंडीशन है। तो आइए मैं आपको कंडीशन बताता हूँ। मतलब ये कंडीशन से मुराद ये कि चार्ज पार्टिकल कभी-कभी गुजर जाता है, तो वो कौन सा कंडीशन है जो मैं बता देता हूँ। Charged particles or polar molecules like water molecule can cross phospholipid bilayer. क्या ऑस्मोसिस में जो वाटर पास होता है मेम्ब्रेन से, वो फॉस्फोलिपिड से पास होता है या नहीं होता? ऑफ कोर्स फॉस्फोलिपिड से पास होता है वाटर। और वाटर पोलर है या नॉन पोलर है बेटा? वाटर क्या है? पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर। तो फिर वो कैसे पास होता है? उसके लिए रूल क्या है बता देता हूँ। अच्छा, पहला रूल क्या है? द मॉलिक्यूल हैज पार्शियल चार्ज। जो चार्ज है ना वो पार्शियल होना चाहिए। क्लियर कट, मतलब आयनिक या कोवेलेंट चार्ज ना हो, बल्कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, जो आपने पढ़ा था पार्शियल चार्जेस होती हैं मॉलिक्यूल के दरमियान, आप लोगों ने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर पढ़ा था। पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, वाटर के अंदर चार्जेस थे। पार्शियल चार्ज अगर होगा, लेस एक्सटेंट ऑफ चार्ज, ओरिजिनल चार्ज ना हो, उसकी कॉपी हो, तो वो मॉलिक्यूल शायद यहाँ से गुजर जाएगा, क्योंकि फॉस्फोलिपिड की जो टेल्स होते हैं वो चार्ज के बड़े दुश्मन होते हैं। तो जब ये चार्ज आएगा तो वो कहेंगे यार ये चार्ज तो है लेकिन ये हमारा रियल दुश्मन नहीं है। ये अलग बात है कि ये हमारे दुश्मन की दोस्त है, लेकिन इससे कोई खतरा नहीं है, चलिए इसको जाने दे देते हैं। लेकिन उसके साथ एक शर्त भी है, वो शर्त ये है, स्मॉलर मॉलिक्यूलर साइज टू पास इन बिटवीन द फैटी एसिड टेल। मॉलिक्यूल का साइज भी इतना इनफ छोटा होना चाहिए कि वो दो फैटी एसिड के दरमियान अपना रास्ता बना सके। तो दो कंडीशन हो गए, एक्सटेंट ऑफ चार्ज एंड स्मॉलर मॉलिक्यूलर साइज फॉर द चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल के लिए जरूरी नहीं है कि बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देगा। कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, किस चीज पे? साइज पे डिपेंडेंट है। और दूसरी बात क्या है? चार्ज की पर डिपेंडेंट है। ये दोनों चीजें याद रखिएगा, कितना बड़ा चार्ज है, कितना छोटा चार्ज है। ये पोलर के लिए ये रूल है। अब फॉर अनचार्ज पार्टिकल, नॉन पोलर के लिए क्या रूल है कि वो फॉस्फोलिपिड से पास होंगे तो क्या होना चाहिए?
अनचार्ज पार्टिकल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैन क्रॉस द फॉस्फोलिपिड हेड, यानी वो हेड से कैसे पास होंगे जो पोलर रीजन है और क्योंकि बीच में तो गुजर जाएंगे। इफ द पार्टिकल, पहला पहला पॉइंट तो कॉमन है दोनों में, द पार्टिकल हैव स्मॉल इनफ साइज टू पास इन बिटवीन द फॉस्फोलिपिड हेड, और जब वो टेल से गुजरेंगे तो वहां लाजमी बात है वहां से तो वो आसानी से गुजर जाएंगे, लेकिन अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होंगे, द पार्टिकल हैव मच मोर पार्शियल प्रेशर ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है किसी भी एक मॉलिक्यूल का अगर वो गैसियस गैस फॉर्म में है, उसका जो टोटल प्रेशर होता है एयर के अंदर, वो कहता है इसका पार्शियल प्रेशर। मतलब अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 100 किलो पास्कल एयर है, हवा है, तो हवा के अंदर ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है, परसेंटेज है, वो 20% है। तो मैं ये कहूंगा कि 20 किलो पास्कल इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इस वक्त मैंने 100 100 किलो पास्कल हवा ली है, 100 किलो पास्कल एयर, तो उसमें 20 किलो पास्कल जो है वो ऑक्सीजन होगा, उसका पार्शियल प्रेशर होगा। तो इसी तरह कहते हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल है, गैसीय फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है, और वो मेम्ब्रेन से बाहर है, अगर वो नॉन पोलर है तो नॉन पोलर के लिए जरूरी है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो मेम्ब्रेन की जो पोलर रीजन है उसमें भी अपना रास्ता बना देगा, यानी यहाँ से भी गुजर जाएगा अगर वो अनचार्ज भी हो। तो अनचार्ज को पोलर से गुजारने के लिए प्रेशर का होना जरूरी हो गया, और साथ में साइज का होना जरूरी हो गया, साइज छोटा होना। और पोलर चार्ज, पोलर पार्टिकल के लिए यहां से गुजरने के लिए क्या होना चाहिए, एक्सटेंट ऑफ चार्ज कम होना चाहिए, और दूसरी चीज मैंने क्या बताई है आपको, साइज। तो साइज तो दोनों के लिए कॉमन है। अब जैसे मैं एक मिसाल लूं, वाटर का मॉलिक्यूल बहुत छोटा है, वो आराम से यहाँ से पास हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन आयन की अगर बात करूं, बेटा हाइड्रोजन आयन और वाटर में कौन छोटा है कौन बड़ा है, प्लीज कम्युनिकेट कीजिएगा बेटा, जवाब दिया कर, मैं पूछता हूँ। सर वाटर में हाइड्रोजन आयन छोटा होगा। बहुत छोटा है, हाइड्रोजन आयन का मास क्या है 1, वाटर का है 18। तो फिर हम कहते हैं कि साइज मैटर करता है, साइज मैटर करता है, तो फिर तो हाइड्रोजन को फौरन पास हो जाना चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन पास नहीं होता, हाइड्रोजन पास नहीं होता। क्यों नहीं होता हाइड्रोजन पास? सर उसके ऊपर कंप्लीट चार्ज होता है, पार्शियल चार्ज नहीं होता। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर कंप्लीट चार्ज लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो यहाँ से पास नहीं होता। ठीक है, ये बात समझ आ गई बेटा, क्लियर है? यस सर। चले, जहां से आप अकेले तो नहीं हो ना ग्रुप में, ये बाकी लोग भी है क्या, इनके मुंह पे कोई पट्टी लगी हुई है क्या, या ये बात करने के काबिल नहीं है, क्या मसला है, ये बाकी लोग कम्युनिकेट क्यों नहीं करते मुझसे, बात क्यों नहीं? उमर तुम यहाँ पर हो बेटा? जी सर, सुन बेटा रहा हूँ आप लोग सर मैं। कम्युनिकेट, हाँ तो सर बेटा समझ प्लीज रहा आप हूँ लोग, ना, समझ रहा नहीं हूँ समझ रहे हो, लेकिन फिर भी यार देखो क्लास में यस सर नो सर कहने से बड़ी इंकरेजमेंट होती है, हमें पता होता है कि कौन माइक के सामने बैठे हैं, कौन कौन है। इट्स लाइक क्लासरूम इन्वायरमेंट ना, क्योंकि आपको पता है एक बंदा अगर अपने साथ बात ही कर रहा हो, अकेला बैठे होगा, लगता है कि बस वो अकेला ही अपनी जगह पे, कोई है नहीं, तो डिस्कशन करेंगे तो फ्रूटफुल चलेगी चीजें, इंकरेजमेंट होगी। अब सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज अपने अपनी कम्युनिकेशंस करते रहो, ठीक है? थैंक यू। राइट, सो लेट्स मूव नाउ। राइट, सो दो रूल्स हो गए किसके लिए, चार्ज पार्टिकल के लिए, और दो रूल्स हो गए अनचार्ज पार्टिकल्स के लिए, ठीक है? अच्छा आगे मूव करते हैं। अब एग्जांपल मैं दे रहा हूं, देखिए रिस्पायरेटरी गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, और ये दोनों नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर का गुजरना कंपैरेटिवली आसान होता है, क्योंकि वो ज्यादा जगह ऑक्युपाई कर रहा होता है फैटी एसिड। इसलिए हम कहते हैं रिस्पायरेटरी गैसेस like oxygen and carbon dioxide can easily pass through the fatty acid tails of the layer of this layer due to their non-polar nature। अब ये दोनों नॉन पोलर है, इसलिए अगर आप मेम्ब्रेन का प्रोपोर्शन देखें तो जो नॉन पोलर की जगह है ना वो बड़ी है, और पोलर की जगह छोटी है, इसलिए प्रायोरिटी हम देते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल को, उसकी कंपैरेटिवली आसानी से जाएंगे अगर फॉस्फोलिपिड से गुजारने की बात करें तो। इसलिए जो रिस्पायरेटरी गैसेस है बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसका एक्सचेंज बहुत फास्ट इनफ होना चाहिए ताकि प्रोसेस यूजुअली चलता रहे। सो हम कहते हैं द हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आउटसाइड द सेल एंड हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द सेल, क्योंकि ऑक्सीजन बाहर ज्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज्यादा होता है। जब से ऑक्सीजन अंदर आता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है inside the cell, allow these molecules to pass in between the hydrophilic heads of the phospholipid molecule। तो ये दो रूल हो गए बेटा, एक चार्ज पार्टिकल के लिए, एक अनचार्ज पार्टिकल के लिए।
तो चार्ज पार्टिकल के लिए रूल क्या हुआ? स्मॉल साइज एंड एक्सटेंट ऑफ चार्ज छोटा, और अनचार्ज के लिए क्या हुआ? स्मॉल साइज अगेन एंड हाई पार्शियल प्रेशर। मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा तो वो आराम से अपना रास्ता बना देगा। राइट, अब चलते हैं एक और टॉपिक की तरफ, परमेबिलिटी ऑफ द फॉस्फोलिपिड बायलेयर। मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी किस चीज पे डिपेंडेंट है? मेम्ब्रेन से, ये हम फॉस्फोलिपिड की बात कर रहे हैं इस वक्त, तो फॉस्फोलिपिड से कौन कौन सी चीजें आराम से पास होगी, कौन से पास नहीं होगी? द परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स, few of these factors are given as follow। 3 फैक्टर्स मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, और ये तीनों फैक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को कंट्रोल करने में। तो एक तो है आपका प्रोपोर्शन ऑफ फैटी एसिड टेल्स। उमर, मेम्ब्रेन के अंदर कौन से फैटी एसिड ज्यादा होंगे तो ज्यादा परमेएबल होगा? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड? उमर, आर यू हियर? सर आप रिपीट कर देंगे, मेरे डिस्टॉर्शन बहुत हो रही है। उमर, मैं ये कह रहा हूं कि मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी का जो पहला पॉइंट है वो है प्रोपोर्शन ऑफ फैटी एसिड टेल्स। यानी अगर किसी मेम्ब्रेन के अंदर जो फैटी एसिड के टेल्स होंगे, वो अगर हम मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं तो वो फैटी एसिड ज्यादा सैचुरेटेड होने चाहिए या अनसैचुरेटेड होने चाहिए? अनसैचुरेटेड ना सर? हाँ, उसकी वजह क्या होगी? जब अनसैचुरेटेड होंगे तो उनका सर मॉलिक्यूलर मास कम होगा, मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो उनके अंदर मूवमेंट आसानी से होगी, और उसके अंदर स्पेसिस भी होगी, उसके अंदर किंक्स बहुत ज्यादा होंगे। किंक्स कहते हैं उनके बैंड्स को। तो उसकी जो मूवमेंट ज्यादा होगी तो पार्टिकल आसानी से गुजर जाएंगे। ऐसा ही है? जी सर। अच्छा, अब देखिएगा, phospholipid bilayer maintain the fluidity of the membrane। membrane की fluidity में बड़ा रोल प्ले करता है फैटी एसिड का जो बायलेयर है। If there's a higher proportion of unsaturated fatty acid tail in the phospholipid bilayer with more kinks, the more fluid will be the membrane। ज्यादा फ्लूइड होगा मतलब ज्यादा परमिएबल होगा, गैप ज्यादा होंगे, and hence the more will be the permeability and vice versa। इसका ऑपोजिट है। लेकिन अगर आप फैटी एसिड के सैचुरेटेड के प्रोपोर्शन ज्यादा करेंगे तो मेम्ब्रेन क्या होगा? जैम पैक होगा, फ्रीजिंग की तरफ जाएगा, मूवमेंट कम होगी, सॉलिडिफिकेशन की तरफ जाएगा, और परमेबिलिटी कम हो जाएगी। दूसरा क्या है? लेंथ ऑफ द फैटी एसिड टेल। जहां से क्या कहते हो, फैटी एसिड के टेल्स लंबे होंगे या छोटे होंगे तो परमेबिलिटी ज्यादा होगी? सर छोटे होंगे तो परमिएबिलिटी ज्यादा होगी, लंबे हम्म। होंगे तो उनकी मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी। लंबे होंगे तो उनकी मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी, तो इंक्रीज होगी तो फिर तो परमेबिलिटी बढ़ जाएगी ना। यस सर। तो आप क्या कहते हो, किस पे परमेबिलिटी ज्यादा होगी, लॉन्गर में या शॉर्टर में? लॉन्गर में। अच्छा, उमर, एग्री करते हो जहांजीब से? सर ये हाँ करता हूँ। अच्छा, अच्छा उमर, एक बात बताओ, अगर फैटी एसिड के टेल लंबे होंगे तो मेम्ब्रेन थिन होगी या थिक होगी? ओ नहीं सर, सॉरी, उल्टा, वो मुझे लगा कि आप पहले वाली उसकी बात करना चाह रहे हो, जो उससे पहले कहा था ना कि अगर छोटी हो तो परमिबिलिटी हाँ, छोटी होगी तो परमेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी। होगी। हाँ, मैं उससे ज्यादा एग्री होगी। करता हूँ। हाँ जहांजीब, बेटा अगर फैटी एसिड के टेल आप लंबे कर देंगे तो मेम्ब्रेन थिक हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ से टेल्स लंबे होंगे तो मेम्ब्रेन का जो फॉस्फोलिपिड के हेड है वो दूर चले जाएंगे और मेम्ब्रेन बहुत थिक हो जाएगी। अब थिक सरफेस से डिफ्यूजन स्लो होती है या फास्ट होती है बेटा? सर तो ऐसा नहीं होगा कि टेल की लेंथ के अकॉर्डिंग आपका मेम्ब्रेन जो है वो पैक हो? नहीं, लेंथ लेंथ का पैकिंग से क्या ताल्लुक है बेटा? लेंथ तो देखो ना, असल मतलब वो मेम्ब्रेन की जो बैंडिंग होती है वो इंपॉर्टेंट होती है कि कितने बैंड्स हैं उनके अंदर। मैं अभी आपको एक सेकंड में आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखिएगा डायग्राम जरा प्लीज, इस डायग्राम को देखिए। देखो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, वो चाहे लंबे हो चाहे छोटे हो, उससे फर्क थोड़ी पड़ता है। ये मिक्सर है, ये वाला सैचुरेटेड है, ये वाला भी सैचुरेटेड है, ये वाले अनसैचुरेटेड है। ये देखो किंग्स, ये कहलाती है किंग्स, ये टेढ़े टेढ़े हैं इसके अंदर। इसमें जहाँ ये जहाँ से ये टेढ़ापन शुरू होता है ना बैंड, यहाँ बॉन्ड्स डबल बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से अनसैचुरेटेड करने से इसमें किंग्स होते हैं। अब आप देखो ना, ये मेम्ब्रेन देखिए, इसके अंदर ये किंग्स की वजह से कितने बड़े बड़े स्पेसेस हैं और मूवमेंट भी फास्ट होगी इनके दरमियान, क्योंकि ये हल्के होते हैं। ये जैम पैक है, और जब जैम पैक होगी तो ये कोई मेम्ब्रेन क्या होगा, विस्कस हो गया। विस्कस का मतलब होता है बहुत डेंस, गाढ़ा, और ये है फ्लूइड, यानी लिक्विड फॉर्म में, इसमें से परमेबिलिटी ज्यादा होगी। अब अगर आप कहते हैं ये टेल अगर लंबे होंगे, ये लंबे होंगे तो मेम्ब्रेन बहुत थिक नहीं हो जाएगी? ये तो मेम्ब्रेन का
सामने वाला पार्ट देख रहे हैं आप, मतलब ये साइटोप्लाज्म है और ये टिश्यू फ्लूइड है। मेम्ब्रेन को आप जैसे एक सैंडविच को आप सामने से देख रहे हैं, तो आप सैंडविच के अंदर अगर आप ज़्यादा चीज़ें डालेंगे, मतलब उसमें जो चिकन है काफ़ी चीज़ें ज़्यादा डालोगे तो सैंडविच मोटा हो जाएगा ना, ये अंदर आप इसको लंबा कर रहे हो। और अगर सैंडविच के अंदर चीज़ें कम करेंगे, सिर्फ 2 ब्रेड होंगे आप, तो वो बहुत पतला-सा होगा। तो यहाँ चूँकि ये मेम्ब्रेन की शक्ल ऐसी है कि ये जो फॉस्फोलिपिड के टेल है, ये सैंडविच है इन दोनों के दरमियान। ये ब्रेड है ऊपर वाला और ये नीचे इसके अंदर सैंडविच है। तो जितना ये मेम्ब्रेन लंबे होंगे उतना ये थिक होगा मेम्ब्रेन, और थिक जगह से मूवमेंट स्लो होती है। स्लो नहीं होती, मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा। अ, और जब टाइम ज़्यादा होगा तो फिर आपको पता है क्या होगा। आर यू गेटिंग? Yes, sir. Thank you. So let's move now. The length of the fatty acid tail also affects its permeability. The longer the fatty acid tail, the thicker will be the membrane and lesser will be the permeability, because the particles have to take more time to diffuse. Clear? Right. Now, temperature. The higher the temperature, the more will be the kinetic energy of the molecules in the membrane, and hence the more fluid will be the phospholipid bilayer to increase the permeability. तो पहला वाला पॉइंट, दूसरा वाला पॉइंट और तीसरा वाला पॉइंट, ये तीन फैक्टर्स याद रखें जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन, एनी स्टूडेंट प्लीज आस्क मी। राइट, चले अब जहां जरा मुझे बताओ, फॉस्फोलिपिड के बाद कौन सा मॉलिक्यूल है जो मेम्ब्रेन के अंदर? प्रोटीन। तो अभी हम पढ़ेंगे प्रोटीन मॉलिक्यूल की, प्रोटीन मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के अंदर किस किस्म के होते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स नाउ। प्रोटीन, there is a great diversity in the membrane protein, बहुत डाइवर्सिटी है इसके अंदर, because each protein molecule is different both structurally and functionally from others in the membrane. प्रोटीन मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, बहुत डाइवर्सिटी है, एक दूसरे स्ट्रक्चर वाइज भी डिफरेंट होते हैं, फंक्शन वाइज भी डिफरेंट होते हैं। लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी मैं प्रोटीन को, अच्छा इसकी इतनी कंफ्यूजिंग क्लासिफिकेशन है, अभी आप हैरान होंगे, मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ। प्रोटीन की जो क्लासिफिकेशन है, प्रोटीन के अंदर जो डाइवर्सिटी है, मैं इसको थोड़ा आसानी से समझाने के लिए एक बार फिर डायग्राम को ऊपर लेके आ रहा हूँ। मैं प्रोटीन को दो ग्रुप में तकसीम कर रहा हूँ। पहले दो ग्रुप क्या है, एक वो प्रोटीन जो कि मेम्ब्रेन के आर पार हो, जैसे ये वाला है, आर पार है, दोनों लेयर में हो, बाई लेयर के अंदर आर पार हो। ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाले जो अंदर छुपे हुए हैं ये भी है सारे। और एक आपको नजर आ रहा है जो मेम्ब्रेन की एक लेयर में है, यानी मोनो लेयर में है। यानी दो किस्में हो गई प्रोटीन की, मेम्ब्रेन के आर पार वाला और एक मेम्ब्रेन के एक साइड पे, या तो नीचे वाले साइड पे या ऊपर वाले साइड पे, दोनों तरफ ना हो। तो बेटा जो मेम्ब्रेन के आर पार होंगे उसको हम नाम देंगे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, या इसका एक और नाम है इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक, आई एन से शुरू होगा, इंट्रिंसिक। और जो सिर्फ एक लेयर में होगा उसको कहते हैं एक्सट्रेंसिक, वो ई एक्स लगेगा। एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक दो क्लासेस हो गए सबसे पहले। तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, प्रोटीन पे आते हैं। तो पहला क्या लिखा है इसने, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या फिर इंट्रिंसिक प्रोटीन। और फिर इसके अंदर बहुत सारी किस्में हैं, वो हम पढ़ेंगे। और फिर दूसरा क्या होगा आखिर में, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। जो पेरिफेरल कहते हैं एक किनारे को, और एक्सट्रिंसिक मतलब होता है वो भी एक तरफ होता है। तो अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ ऑफ डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल। बेटा थोड़ा समझाना मुश्किल होगा, यहाँ बहुत कंफ्यूजिंग है, अब प्लीज जरा फोकस कीजिएगा, क्योंकि इसको अगर आप कंसंट्रेट नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल होगा आपको समझना क्लासिफिकेशन में। तो मैं इसको तो पहले डिस्कस नहीं करना चाह रहा, इसको एक तरफ कर दो। एक्सट्रिंसिक की फिलहाल बात नहीं करते, हम सिर्फ इंट्रिंसिक की बात करते हैं। इंट्रिंसिक को मैं फर्दर दो ग्रुप में तकसीम कर रहा हूँ, इंट्रिंसिक को दो ग्रुप में तकसीम कर रहा हूँ।
एक वो ग्रुप है इंट्रिंसिक का जो कि ट्रांसपोर्टर प्रोटीन कहलाएगा। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का मतलब होता है जिसका काम सिर्फ ये होता है कि वो चार्ज आयन को पास करता हो। देखो ये जो प्रोटीन लगा है ना, ये प्रोटीन की एक गेट लगी हुई है मेम्ब्रेन के अंदर और इससे चार्ज पार्टिकल जिस पे एक्सटेंट ऑफ चार्ज भी ज़्यादा हो और पार्टिकल्स भी बड़े हो, तो वो तो फॉस्फोलिपिड से किसी भी सूरत में पास नहीं हो सकता। मतलब आयन की अगर आप बात करें, आयन का एक्सटेंट ऑफ चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। कोई आयन ऐसा नहीं है जो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सके आज तक। ना सोडियम है, ना पोटेशियम है, ना कैल्शियम है। कोई भी आयन मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता, इसलिए हर आयन के लिए अपना प्रोटीन ट्रांसपोर्टर होना चाहिए। अब ये जो प्रोटीन ट्रांसपोर्टर आप यहाँ देख रहे हैं, इस प्रोटीन ट्रांसपोर्टर के अंदर जो अमाइनो एसिड है, ऑफ कोर्स ये प्रोटीन है तो अमाइनो एसिड से बना होगा और उन अमाइनो एसिड के आर ग्रुप जो फॉस्फोलिपिड के अंदर डूबे हुए हैं, यहाँ पे एम्बेडेड है, ये सारे नॉन पोलर होंगे, इधर भी और इधर भी नॉन पोलर। और जो इस टनल के अंदर है, ये एक टनल सा बना रहा है, अंदर पोर है, सुराख है। इसके तरफ जो वो आ रहे हैं, आर ग्रुप आ रहे हैं, वो सारे हाइड्रोफिलिक है। तो हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है चार्ज जो कि वाटर लवर होते हैं, इसलिए यहाँ आयन इस टनल से गुजरते हैं, इस फॉस्फोलिपिड से हट के, बच के यहाँ गुजरते हैं। और यहाँ हाइड्रोफोबिक टेल के साथ ये जो आपका आर ग्रुप है, ये हाइड्रोफोबिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन होगी, वैन डर वाल फोर्सेस होगी, जिसकी वजह से ये प्रोटीन चैनल अपने आप को इस मेम्ब्रेन के अंदर बांध के रखेगा, आई मीन एंकर करेगा। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि एक दीवार है और उस दीवार के अंदर आप गेट लगा रहे हो, दरवाजा लगा रहे हो, तो दरवाजे के हिंजेस लगाना ज़रूरी होते हैं, वरना दरवाजा तो ऐसे ही गिर जाएगा फौरन। तो दीवारों के अंदर मजबूती से जुड़ने के लिए किसी भी दरवाजे को आप हिंजेस लगाते हो। तो ये समझो कि ये जो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन है, ये हिंजेस है जो इस प्रोटीन को इस मेम्ब्रेन के अंदर कायम रखते हैं। बेटा ये हो गई इस प्रोटीन की डिस्कशन। तो ये कौन-सा प्रोटीन है? ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है और ट्रांसपोर्टर प्रोटीन किस कैटेगरी में आता है? इंट्रिंसिक में आता है। इसके साथ-साथ एक प्रोटीन और होता है यूजुअली जिसके ऊपर ग्लूकोज़ की चेन लगी होती है, जैसे कि यहाँ लगी हुई है, ये देखो पूरा प्रोटीन है और इसके ऊपर कार्बोहाइड्रेट की चेन लगी है, इसलिए इसको ओवरऑल कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन यानी ग्लूकोज़ और प्रोटीन का मिक्सचर। ये हम अलग पढ़ेंगे, लेकिन इसी मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे भी प्रोटीन चैनल होते हैं जिसके ऊपर ये कार्बोहाइड्रेट की चेन नहीं होती, सीधा-सीधा प्रोटीन होता है, लेकिन उसके अंदर टनल नहीं होता, मतलब उससे आयन पास नहीं होते, सीधा-सीधा एक प्रोटीन लगा होता है। तो जब उसका फिर काम क्या है अगर वो आयन को अलाउ नहीं कर रहा, बंद है, कोई टनल नहीं है, यूजुअली दीज़ प्रोटीन आर एक्टिंग एज़ अ रिसेप्टर। मैंने बताया था रिसेप्टर का काम क्या होता है? रिसेप्टर का काम क्या होता है प्रोटीन का? यानी उसके ऊपर कोई भी आयन्स, कोई भी पार्टिकल या कोई भी हार्मोन आके अटैच होता है और कम्युनिकेशन कॉज़ करता है। तो 2 क्लासेस हो गई किसके अंदर? इंट्रिंसिक के अंदर। देखो पहले प्रोटीन की 2 किस्में हो गई, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक को साइड पे कर दो, इंट्रिंसिक की बात करो। इंट्रिंसिक के अंदर 2 किस्में हो गई, ट्रांसपोर्टर और रिसेप्टर। अब ट्रांसपोर्टर की 2 किस्में हैं। ट्रांसपोर्टर की 2 किस्में हैं। एक को हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन, कैरियर और एक को कहते हैं चैनल प्रोटीन। तो ये आपका चैनल प्रोटीन है। ये कौन-सा है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की कौन-सी कैटेगरी है? चैनल प्रोटीन है। फिक्स है, इसकी शेप में कभी भी चेंज नहीं आएगा, जैसे है सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगा। और एक होता है कैरियर प्रोटीन, यानी वो जब पार्टिकल को अलाउ करेगा अंदर जाने के लिए या बाहर आने के लिए, तो उसकी शेप चेंज होती रहती है। कभी ये जगह बंद हो जाएगी, ये जगह खुली होगी, कभी ये जगह बंद हो जाएगी, ये जगह खुलेगी। और यूजुअली इसकी जो मूवमेंट होती है, वो पिंग-पोंग मूवमेंट होती है। मैं इसकी मूवमेंट आपको अभी दिखाना चाह रहा हूँ, अगर आप मुझे देख सकते हैं, मैं अपना वीडियो ज़रा ऑन करता हूँ और हाथ के इशारे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि 3D शेप है। ज़रा प्लीज़ अगर आप मुझे देखें, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि वो क्या है। ठीक है? अच्छा, आप मेरे ये हाथ देखें, ये आपका प्रोटीन है मेम्ब्रेन के अंदर। मेरे इस तरफ भी फॉस्फोलिपिड है और इस तरफ भी फॉस्फोलिपिड है। ये चैनल लगा है, यूँ लगा हुआ है वो। यानी नीचे इसके किनारे जुड़े हुए हैं, ऊपर खुला हुआ है। अब बाहर की तरफ से कोई भी पार्टिकल्स होंगे ना, वो अंदर आते रहेंगे और जमा होते रहेंगे, लेकिन मेम्ब्रेन को क्रॉस इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि नीचे किनारा जुड़ा हुआ है। यहाँ तक ये जो मेरे हाथ के अंदर कैविटी है, ये पूरी भर गई पार्टिकल से, क्योंकि ये बंद है, नीचे ताला लगा हुआ है। जब ये भरेगा, तो अब ये प्रोटीन अपना शेप चेंज करता है। वो कैसे? मेरे हाथों को देखो, यूँ।
पहले यूं था, यूं। जब ये यूं होगा तो अंदर जितने पार्टिकल्स थे वो सारे पुश कर देंगे नीचे की तरफ। ये कहलाता है पिंग पोंग मूवमेंट। अब ये यूं रहेगा। अब अगर कोई पार्टिकल नीचे से बाहर जाना चाहते हैं तो वो यहाँ जमा होंगे मेरे हाथों के अंदर, और उसके बाद ये यूं होगा तो उन पार्टिकल को ऊपर पुश करेंगे। दिस इज कॉल्ड पिंग पोंग मूवमेंट, और ये कहलाता है कैरियर प्रोटीन। तो कैरियर प्रोटीन में और चैनल प्रोटीन में क्या फर्क हुआ? चैनल प्रोटीन अपना शेप चेंज नहीं करता, फिक्स रहता है। कैरियर प्रोटीन अपना शेप वक्त के साथ साथ चेंज करता रहता है। और ये दोनों किस किस्म की प्रोटीन है? ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है। और ट्रांसपोर्टर प्रोटीन कौन सा प्रोटीन होता है? इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है। ठीक हो गया? अच्छा, अब आप जो ये कैरियर प्रोटीन कहते हो ना, इसकी भी 2 किस्में हैं। फर्दर क्लासिफिकेशन कैरियर के हैं। एक को हम कहते हैं पंप, प्रोटीन पंप, और एक को कहते हैं को-ट्रांसपोर्टर। को-ट्रांसपोर्टर में और प्रोटीन पंप में मामूली सा फ़र्क है। दोनों शेप चेंज करते हैं, दोनों में पिंग-पोंग होती है। फ़र्क ये है कि पंप जो है, वो शेप उस वक़्त चेंज करेगा जब आप इसको एटीपी प्रोवाइड करो। एटीपी है ना, क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी एनर्जी की वजह से वो चेंज होता है, वरना चेंज नहीं होता। इसलिए इसको पंप का नाम दिया जाता है, क्योंकि ये ऑन द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी काम करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये रॉन्ग होता है। मतलब यूँ है, और मेरा अगर यहाँ हाथ वाली ये जगह देखें आप, मतलब यहाँ पे एक एक्टिव साइट है और उसके ऊपर फॉस्फेट लगेगा। जब फॉस्फेट लगेगा तो ये यूँ हो जाएगा, फिर जब फॉस्फेट हटेगा तो वापस यूँ आ जाएगा। तो ये इसका मतलब है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से चलता है, और ये कैरियर प्रोटीन है लेकिन पंप है। और वो जो दूसरा वाला मूव करता रहता है, वो बगैर एटीपी के चलता है। उसके लिए कोई आयन आता है, उसके ऊपर एक्टिव साइट होता है, उस एक्टिव साइट पे कोई आयन आता है, जैसे सोडियम आया या पोटेशियम आया, उस आयन की वजह से उसका शेप चेंज हो जाता है। और जब शेप चेंज होगा, चैनल खुल जाएगा या बंद हो जाएगा, तो वो दूसरे मॉलिक्यूल को भी अलाउ करेगा, ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड को। तो अगर ग्लूकोज का चैनल है और वो बंद है, और ग्लूकोज के लिए उस वक़्त खुलता है कि इसके ऊपर सोडियम अटैच हो, तो ये को-ट्रांसपोर्टर है, क्योंकि ये एटीपी से नहीं हुआ। लेकिन अगर सोडियम का चैनल है, ग्लूकोज का चैनल है, और उसके लिए एटीपी आता है, तो फिर ये पंप के तौर पे काम करेगा। तो ये वो सारी क्लासिफिकेशन है, मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। प्लीज़ ज़रा इसको देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको कोई डायग्राम दिखाता हूँ, डायग्राम से ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, ये डायग्राम देखो। बेटा, ये कौन सी प्रोटीन है इस वक़्त? ये चारों प्रोटीन कौन से हैं? इंट्रिंसिक प्रोटीन है, आर-पार है, पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद ये चारों प्रोटीन क्या है? ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, क्योंकि चारों आयन पास कर रहे हैं। उसके बाद इसमें से एक जो है वो चैनल प्रोटीन है, और 3 जो है वो कैरियर प्रोटीन है। यानी ये चैनल है क्योंकि ये फिक्स है, इसमें शेप में चेंज नहीं हो रहा, इसमें चेंज हो रहा है। तो ये तीनों कैरियर है, और ये एक क्या है? प्रोटीन चैनल है, क्योंकि ये फिक्स है। और चारों क्या है? इंट्रिंसिक प्रोटीन है, क्योंकि आर-पार है मेम्ब्रेन में। अब ये जो कैरियर प्रोटीन है, इनमें भी फ़र्क होना चाहिए ना, कि कौन-सा पंप है और कौन-सा को-ट्रांसपोर्टर है। तो वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एटीपी से चलता है, पिंग-पोंग मूवमेंट दिखा रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये पंप होगा। और ये देखें, ये भी अपना शेप चेंज कर रहा है, लेकिन ये किसी आयन की वजह से चेंज कर रहा है, ये एटीपी खर्च नहीं करता, इसलिए इसको हम को-ट्रांसपोर्टर का नाम दे सकते हैं। ये चैनल है जो हर वक़्त खुला रहेगा, और अगर आप इसको देखें तो ये डिफ्यूज़न है, क्योंकि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से पास होता है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये जो को-ट्रांसपोर्टर, इसको जो को-ट्रांसपोर्टर का नाम दिया जाता है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आयन है, ये जो गोल, इसको कोई भी एक आयन समझ लो, इस गोल आयन ने इसको खुलवाया, ये पहले बंद था चैनल, इसको खुलवाया। अब अंदर अगर ग्लूकोज़ के मॉलिक्यूल, अगर अंदर कोई यूरिया के पार्टिकल्स है या यूरिक एसिड है या कोई भी चीज़ जो सेल से बाहर जाना चाह रहे हैं, तो वो इसी चैनल से जाना चाह रहे हैं, जो कि ये अभी खुल गया है। तो पहले ये बंद था, वो जा नहीं सकते थे। इस आयन ने इस चैनल को खुलवाया, तो खुलवाया इस आयन ने, लेकिन जाएगा कौन? कोई और मॉलिक्यूल, इसलिए इसको को-ट्रांसपोर्टर का नाम दिया जाता है। को-ट्रांसपोर्टर का मतलब होता है कोऑपरेशन, 2 डिफरेंट आयन एक-दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। चैनल खुलवाता कोई और है और वहाँ से जाता कोई और है, विदाउट यूजिंग एनर्जी। दैट्स व्हाई वी से द वर्ड लाइक इट इज़ अ कैरियर प्रोटीन बट इट इज़ को-ट्रांसपोर्टर। तो चलें, अब मैं आपके साथ क्लासिफिकेशन को ज़रा शेयर करूँ। अ, 1 मिनट में थोड़ा-सा यहाँ से अ, विचारों के, मैं अपने डेस्क, अपने जो आईपैड है, मैं उससे आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा हूँ। ये क्लासिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ। अगर कनेक्टिविटी हो जाती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सो लेट मी टू कनेक्ट विद यू। इस वक़्त आपकी जो
पासवर्ड है वो क्या है? इट्स 895 36895 36895 and 1367 1367. अच्छा ये इनवैलिड कह रहा है, मुझे यहाँ से पहले आउट होना पड़ेगा। यस, साइन आउट कर लेता हूँ मैं यहाँ से पहले, और अब आपकी मीटिंग ज्वाइन कर लेता हूँ मैं। और यहाँ मीटिंग आईडी है 89536851367। अच्छा जी, पासवर्ड हमारे पास है कितना? 6 1 3 0 4 8। yahoo.com। Zero 1 9 3 6 3 7 4। अच्छा यहाँ से पता नहीं कनेक्ट नहीं हो पा रहा, चले फिर इसको मैं क्या इस तरह कर लेते हैं इसको। बहरहाल चले खैर, इसको कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आईपैड से कनेक्ट हो जाता, लेकिन ये शायद अलाउ नहीं कर रहा, पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। चले मैं फिर अपना स्क्रीन आपके साथ शेयर करूँ प्लीज। अब यहाँ से पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट टाइम मैं इसको पूछूंगा कैसे होगा। चले, सो इट्स लाइक हियर जी। सो प्लीज अब आप देखिएगा क्लासिफिकेशन जो मैंने आपसे डिस्कस की, वो आप जरा देखिएगा। तो पहले हम बात कर रहे थे किसकी? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की या इंट्रिंसिक प्रोटीन की। तो कहते हैं मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, ऑक्युपाइंग बोथ द लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, दोनों लेयर। दे आर इन्वॉल्वड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस और पोलर मॉलिक्यूल्स बिकॉज दे प्रोवाइड चैनल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन with the हाइड्रोफिलिक इंटीरियर। हाइड्रोफिलिक इंटीरियर, जो चैनल लगा है उसका जो इंटीरियर है वो हाइड्रोफिलिक है, टनल प्रोवाइड कर रहे हैं। These protein are classified as, अब हम ये किसके अंदर बात कर रहे हैं? ये हम इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन involve the transport of charged particles across the membrane both passively and actively. तो transport protein have two classes, carrier protein and protein channels। ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं? ये दोनों इस चीज के ऊपर, ये जो क्लासिफिकेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी नहीं है, ये ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस इन शेप है। शेप के अंदर जो चेंज होता है ना, वो उसकी बेस पे क्लासिफिकेशन है कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन अपना शेप चेंज कर भी सकते हैं, कैरियर होंगे, नहीं कर सकते तो प्रोटीन चैनल होंगे। और ये किसका टाइप है? इंट्रिंसिक, दोनों इंट्रिंसिक में आते हैं।
तो कैरियर की बात करते हैं। अब कैरियर में जब आओगे तो फिर आप कहोगे क्या एनर्जी खर्च कर रहा है या बगैर एनर्जी के काम खर्च कर रहा है। तो एक्टिव और पैसिव का फैसला कैरियर प्रोटीन के अंदर होगा और शेप की चेंज का फैसला यहाँ होगा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में। तो प्रोटीन चैनल का तो फैसला हो गया है कि ये कौन सा चैनल है, ये अपना शेप चेंज नहीं करेगा। जब शेप चेंज ही नहीं करेगा तो वहाँ तो फिर एटीपी का होना ही मुमकिन नहीं है, वहाँ तो हो ही नहीं सकता। तो फिर हम कैरियर प्रोटीन ही क्लासिफाई करते हैं। So carrier protein transport polar particles across the membrane by bringing certain changes in their shape. These changes may be brought about by ATP or some other charged particles. Therefore, carrier protein may also be of two types, protein pumps and co-transporter protein. ठीक है, तो अब कैरियर प्रोटीन के अंदर पढ़ते हैं पहले प्रोटीन पंप को। Carrier protein which transport polar particles actively on the expense of ATP are known as protein pumps because they push the charged particles across the membrane using energy from ATP. A phosphate group from ATP activates the protein and brings certain changes in its structure that enable it to transport the charged particles even against the concentration gradient with a rapid rate. एक बात आप लोगों ने नोट की, यहाँ इस वर्ड को देखिए क्यों लगा गया है यहाँ पर, even against the concentration gradient. बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आप हमेशा अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन जाएंगे। आप डाउन द कॉन्सेंट्रेशन भी आ सकते हो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, लेकिन जरूरी बात क्या होती है कि प्रोसेस में एनर्जी खर्च हो रही है या नहीं हो रही। अगर ऑन द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी आप किसी प्रोसेस को तेज करते हो तो वो प्रोसेस एक्टिव कहलाएगा, और अगर चाहे वो डाउन हो चाहे वो अगेंस्ट हो। तो अगेंस्ट का वर्ड आपको ओ लेवल में इसलिए बताया गया है क्योंकि अगेंस्ट पे तो एटीपी के बगैर हो ही नहीं सकता। अगेंस्ट पे तो लाजमी एटीपी चाहिए होगी, इसमें तो शक ही नहीं है। हाँ, अगर डाउन है तो डाउन के अंदर एटीपी खर्च हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मसलन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आप एक छत पे खड़े हैं और ऊपर छत पे आपके दोनों हाथों में, एक हाथ में एक ब्लॉक पकड़ा है, दूसरे हाथ में दूसरा ब्लॉक पकड़ा है। एक ब्लॉक को आप ऐसे रिलीज करके छोड़ देते हैं जीरो वेलोसिटी पे, तो आप वो ऊपर से नीचे आ रही है। लेकिन जिस वक़्त आप इसको रिलीज करा रहे हो, उसी वक़्त दूसरे हाथ वाला जो ब्लॉक है, उसको पुश करके छोड़ देते हो। तो आप देखिएगा कि जिसको आपने पुश किया होगा, वो ज़मीन पे पहले पहुँचेगा, क्योंकि उसको आपने पुश करके धक्का दिया है। और जो दूसरा वाला ज़ीरो वेलोसिटी से छोड़ा है, वो भी पहुँचेगा लेकिन वो स्लो जाएगा, कंपैरेटिवली। हालाँकि दोनों के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बराबर है, लेकिन चूँकि ग्रेविटेशनल फोर्स को आपने फर्दर मल्टीप्लाई किया बाय पुशिंग फोर्स से, तो जो पुश कर रहे हो, वो आप खर्च कर रहे हो एनर्जी, तो वो एक्टिव प्रोसेस है। और दूसरा जो आपने ज़ीरो वेलोसिटी से छोड़ा, वो भी वो क्या है? वो डिफ्यूजन है। मतलब वो दोनों ऊपर से है, नीचे आ रहे हैं। दोनों का पोटेंशियल एनर्जी ऊपर ज़्यादा थी, यानी दोनों ऊपर ज़्यादा सी नीचे की तरफ है। लेकिन एक में एनर्जी खर्च हो रही है तो वो एक्टिव है, एक में एनर्जी खर्च नहीं हो रही तो वो पैसिव है। तो ये बात याद रखिएगा कि कभी भी आप अगेंस्ट या डाउन की बात ना करें, बल्कि एनर्जी को देखें कि एनर्जी खर्च हो रही है या नहीं हो रही। ट्रांसपोर्ट द चार्ज पार्टिकल्स इवन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन विद अ रैपिड रेट। तो ये तो हो गया आपका प्रोटीन पंप। दूसरा है को ट्रांसपोर्टर, और ये भी कैरियर प्रोटीन का पार्ट है। इसको कहते हैं को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। क्या करता है? Co-transporter protein जो है, पहली बात तो एक ही एटीपी खर्च नहीं करता, involved in the passive movement of some charged particles from a protein channel that may facilitate the movement of other charged particle from the same transporter protein. एक चैनल है जिसके ऊपर एक आयन लगता है और आयन चैनल को खुलवा देता है सिर्फ, और फिर वहां से वो आयन नहीं गुजरता बल्कि वो दूसरे मॉलिक्यूल को गुजरने देते हैं। मसलन एक हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक चैनल है जिसके ऊपर एक्टिव साइट होता है, और उस एक्टिव साइट पे जब सोडियम अटैच होता है तो वो चैनल खुलता है, और जब खुलता है तो वो चैनल किसको लेके जा रहा होता है? ग्लूकोज को। इसका मतलब है ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन के लिए सोडियम का होना जरूरी है। अगर हमारे बॉडी में सोडियम कम होगा तो हम ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगे। यही वजह होती है कि कुछ आयंस बहुत कम चाहिए होती है लेकिन वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। और बाज़ औक़ात आप बहुत सारा खाना भी खा रहे हो, ग्लूकोज भी खा रहे हो, लेकिन आपको एनर्जी नहीं मिलती क्योंकि आपकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, क्योंकि आपके अंदर मिनरल्स की कमी है। तो जब आप मिनरल्स पूरा करते हैं तो एब्जॉर्प्शन एफिशिएंट होती है। इसको कहते हैं को-ट्रांसपोर्टर। दोबारा पढ़ लेता हूँ, इसको देखिएगा। Some charged particles from a protein channel that may facilitate the movement of other charged particle from the same transporter protein से भी हो सकते हैं, और may activate another protein, या दो प्रोटीन चैनल लगे हैं मेम्ब्रेन के अंदर।
मतलब 2 कैरियर प्रोटीन है। एक कैरियर के ऊपर जब सोडियम लगता है तो वो ऑटोमेटिकली दूसरा खोल देते हैं, जिससे ग्लूकोज जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, sodium ions stimulate a protein channel in the plasma membrane of the gut cell to open, which allow glucose molecule to enter, enabling the glucose absorption by the cells. तो ये हो गया को ट्रांसपोर्टर। अच्छा, अब ये दोनों कैरियर प्रोटीन थे, ठीक है। अब वापस आते हैं हम चैनल प्रोटीन की तरफ। चैनल प्रोटीन, channel protein is a fixed protein molecule that allows the transfer of charged particle across the membrane. तो इसकी क्लासिफिकेशन क्यों डिफरेंट हो गई? क्योंकि इसमें वर्ड लगाया किस पे? फिक्स्ड। ये जो वर्ड लगा है ना फिक्स्ड, तो इसकी वजह से ये कैरियर की कैटेगरी से बाहर हो गया। ये ये जो फिक्स का वर्ड लगा है इसकी वजह से ये इस कैटेगरी से बाहर हो गया। ठीक है, ये इस कैटेगरी से बाहर हो गया क्योंकि ये फिक्स है। ट्रांसफर ऑफ चार्ज पार्टिकल अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑल द टाइम, और एक ही एनर्जी भी खर्च नहीं कर रहा। इट मींस इट्स स्ट्रक्चर is not stimulated to change its shape but remains fixed. So protein channel always work passively, energy खर्च नहीं करता, to facilitate the movement of charged particles across the plasma membrane. तो ये सारे आपके ट्रांसपोर्टर प्रोटीन थे जो आपने पढ़े, और सारे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो है वो इंट्रिंसिक होते हैं। इंट्रिंसिक अभी भी चल रहा है, उसका दूसरा पार्ट है रिसेप्टर प्रोटीन्स। बहरहाल इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए समझ में आ गया आप लोगों को? कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, प्लीज जरा पूछिएगा। इट्स योर टर्न नाउ। सर 3 टाइप के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होने का पर्पस क्या है? मतलब इनकी अलग-अलग स्पेसिफिकेशंस तो है नहीं, प्रोटीन चैनल से भी चार्ज पार्टिकल पास हो सकते हैं, और फिर उसके बाद पंप और जो है हमारा दूसरा टाइप जो है कैरियर प्रोटीन्स का, उसमें भी अलबत्ता एनर्जी उसमें यूज हो रही है एक में, दूसरी में चार्ज पार्टिकल्स नेसेसिटी है। तो सिर्फ प्रोटीन चैनल्स क्यों नहीं होते? बाकी दोनों की जरूरत क्या है? क्या आपको लगता है कि हमारे बॉडी के अंदर इतने सारे एंजाइम्स का होना क्यों जरूरी है? एक ही एंजाइम से काम क्यों नहीं चलाती? एक ही एंजाइम की लाखों किस्में कर दे, टाइप्स मतलब उनकी तादाद बढ़ा दे और सारी रिएक्शंस करवा दे। इसलिए क्योंकि हर एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होता है। इस तरह आपकी बॉडी के अंदर लाखों करोड़ों टाइप्स ऑफ आयंस है, फॉस्फेट है, मैग्नेट है, कैल्शियम है, कॉपर है, आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, मैग्नेट है। आपकी बॉडी के अंदर कौन सा आयन है जो नहीं है? और क्या ये सारे आयंस एक ही चैनल से आएंगे? ये क्या आप जिंदगी में देखिएगा, हमने इंसानों के लिए एक कमरा बनाया है, उसके उसके एक अलग किस्म के गेट बने हुए हैं। कोई जहाँ पे लोग जानवर पालते हैं उसके लिए बड़े-बड़े दरवाजे बनाए होते हैं, उसका अलग होता है। तो हर आयन की एक पर्टिकुलर स्पेसिफिसिटी होती है, इन द सेंस ऑफ चार्ज, इन द सेंस ऑफ इट्स ज्योमेट्री, इन द सेंस ऑफ इट्स बिहेवियर। तो हर मॉलिक्यूल का अपना एक पर्टिकुलर पैटर्न है। इसलिए हमें आयंस की भी डिफरेंट कैटेगरीज, चैनल्स की भी डिफरेंट क्लासेस की जरूरत पड़ेगी। यानी फॉर एग्जांपल, आपने एक कीमती चीज एक जगह पे रखी हुई है तो आप उसको ताला लगा के रखेंगे, ताला लगाया हुआ है। एक चीज ऐसी है कि जो आप बार बार यूज करते हैं, तो उस जिस बॉक्स के अंदर रखा है तो उस बॉक्स को आप कोशिश करते हैं कि यार इसको बंद भी ना करूं, उसको खुला रहे क्योंकि मुझे बार बार इसको यूज करना है। तो कुछ आयंस ऐसे होते हैं जो कि कंटिन्यूअसली सेल के अंदर आ रहे होते हैं, इसलिए उसकी प्रोटीन को बंद करने की जरूरत नहीं थी, वो चैनल के तौर पे काम कर रहे होते हैं। कुछ आयंस है जिसकी जरूरत बाज़ औक़ात सेल में होती है, बाज़ औक़ात नहीं होती, और हम चाहते हैं कि हर वक़्त इसकी मूवमेंट ना हो। जब मूवमेंट होगी तो उसको फैसिलिटेट किया जाएगा, सिर्फ उस वक़्त चैनल खोल दिया जाएगा, वरना वो बंद रहेंगे। जहाँ से ओके सर, इट्स क्लियर। ओके देन, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।